हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ की स्टार्टिंग यहीं से होती है। पहले हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम राउल्ट्स लॉ को स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स को बहुत अप्रिशिएट किया। आपको बहुत अच्छी लगी वो वीडियोस। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगा और ये कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं लेक्चर्स को और भी इजी वे में डिलीवर कर सकूं, आपको जो भी कंसेप्ट है वो और भी इजी तरीके से बता सकूं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? हमारे पास एक लिक्विड है, इसको हीट कर रहे हो, ठीक है, इससे वेपर्स बन रहे हैं। मैं वेपर्स दूसरे कलर से बना रही हूं, वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। पानी को बॉईल तो सबने किया होगा ना, पानी को बॉईल करके वेपर्स बन रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि लिक्विड, जैसे ये मान लो कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड यहां तक है और वेपर यहां बन रहे हैं, इस इतने गैप पे जाके वेपर्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। क्या होता है कि लिक्विड के बिल्कुल जस्ट पॉइंट पे, जहां पे एक लाइन इनको डिवाइड करती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसके बिल्कुल ठीक ऊपर ही वेपर्स बन रहे होते हैं और ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड के ऊपर अबव द सरफेस। उसी वेपर प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। मैं फिर से बता रही हूं कि जब भी किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो वेपर्स बनते हैं, और वेपर्स कहाँ बनते हैं? बिल्कुल इक्विलिब्रियम लाइन पे बनते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता कि ये लिक्विड है और वेपर्स यहां बन रहे हैं, इतना स्पेस खाली, ऐसे नहीं होता। वेपर्स कहाँ बनते हैं? बिल्कुल लाइन को टच करते हैं। लाइन, ऐसी कोई लाइन आपको दिखती नहीं है, मैं लाइन कह रही हूँ। जो लिक्विड है, बिल्कुल लिक्विड का लेयर है, उस लेयर के सरफेस पे ही हमें वेपर्स मिलते हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है इसके साथ, और जो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं सरफेस के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब वेपर्स की वजह से जो प्रेशर है उसी को बोल देते हैं वेपर प्रेशर। तो इसको क्या लिखोगे, डेफिनेशन इसकी? द वेपर प्रेशर, या फिर वेपर प्रेशर नहीं, द प्रेशर, पेपर काट दो यहां से, मैं दोबारा लिख रही हूं, द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid over the solution at equilibrium at constant temperature। कि हमने इसको किसी टेम्परेचर पे रखा, किसी टेम्परेचर पे इसको हीट किया, तो इसके लिक्विड के जो वेपर्स हैं इस सरफेस पे, सॉल्यूशन के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। और ये तो सुना है ना, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये तो सभी ने पढ़ा है, फोर्थ फिफ्थ क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ये प्रोसेस तो। अब इवेपोरेशन क्या होती है? सभी को पता है कि लिक्विड है, कि ऐसे बचपन में डायग्राम बनाया होगा कि नदी है और उसके वेपर्स बन रहे हैं सनलाइट, सनरेज की प्रेजेंस में, तो ये वेपर्स बन रहे हैं, फिर वो कंडेंस हो रहे हैं, ठंडे होके फिर वो रेन की फॉर्म में नीचे गिर रहे हैं। अब यहाँ इसको कहाँ से हीट मिल रही है? रूम जो टेम्परेचर चल रहा है, इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसे अकॉर्डिंग इवेपोरेशन हो जाती है और फिर वो ठंडा होकर कंडेंस। मेनली यहाँ ये देखो, इवेपोरेशन लिक्विड के सरफेस से ही स्टार्ट हो जाते हैं वेपर्स बनने, और वो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब ये मैंने क्यों लिखा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन? इस इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए। इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होती है? अब जैसे मान लो मैंने इसको बंद कर दिया, इसको नॉर्मल एग्जांपल से समझ सकते हो। सब्जी बनाते हैं, जैसे कुकर को खोलते हैं तो कुकर के ढक्कन के
अंदर, मतलब अंदर की तरफ वेपर्स, बिल्कुल वाटर वेपर्स लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि वेपर्स जो बन रहे हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स लगे मिलते हैं, वाटर वेपर्स कह रही हूँ मैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स वो वेपर्स ही हैं, वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि यहाँ से वेपराइज हो रही है, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड जो भी है। ऊपर है लिड, ये लिड लगी हुई है इसके। अब ये ऊपर जाके टकरा रहे हैं, टकराएंगे, इनको बाहर जाने का स्पेस नहीं मिलेगा, तो ये कंडेंस हो जाएंगे और ये यहीं पे वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह चिपक जाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ चलता है, इवेपोरेशन होती है, ऊपर सरफेस पे चली जाती है जब, तो वहां पे ये ठंडे हो जाते हैं वेपर्स और फिर ये रेन की फॉर्म में नीचे आ जाता है। और इसमें भी जब ढक्कन खोलोगे तो वो पानी नीचे टपकता हुआ नजर आएगा, दिख जाएगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो बराबर होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। वो वर्ड्स लिखने का मेरा यही रीजन था, इस प्रोसेस को समझाना था कि वेपर्स बन रहे हैं और वेपर्स ही कंडेंस हो रहे हैं, और इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन ए सॉल्यूशन। अब मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा अगर कंफ्यूजिंग हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। वेपर क्या होते हैं, पहली बात तो वेपर पता होने चाहिए, तब जाके वेपर प्रेशर समझ आएगा। लिक्विड सॉल्यूशन तो हमें पता ही है क्या है। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट है वो क्या हो, लिक्विड स्टेट में हो, सोल्यूट जो भी स्टेट में प्रेजेंट हो। अब वेपर क्या होते हैं, जब किसी लिक्विड को हीट मिलती है किसी भी सोर्स से, तो वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है। जब वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगी उसी को हम क्या बोल देते हैं, वेपर्स। पानी को कर रहे हो वेपराइज तो वाटर वेपर्स, अगर किसी और लिक्विड को वेपराइज कर रहे हो तो वेपर्स। सिंपल इवेपोरेशन प्रोसेस हो रही है। फिर इसके ऊपर लगाई हमने एक लिड। अब वेपर्स जो बन रहे हैं उनका प्रेशर यहाँ पे इतना ज्यादा हो जाएगा कि जब वो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो पढ़ा ना लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन कैसे होती है, जब गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर मिलता है तो वो लिक्विफाई होना शुरू कर देती है, बशर्ते टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे फिर नहीं होगा फिर। तो टेम्परेचर एक कांस्टेंट रख लिया, वेपर्स बन रहे हैं, वेपर्स के ऊपर प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर की वजह से वो किस में चेंज हो रहे हैं, दोबारा से लिक्विड फॉर्म में। यानी इवेपोरेशन जितनी होगी उतनी ही क्या होगी, कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। और इन वेपर्स ने जितना प्रेशर एक्सर्ट किया ओवर द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के ऊपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उस प्रेशर को हम बोल देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। आई थिंक अब ये क्लियर होगा। अब इस वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स गवर्न करते हैं, किन फैक्टर्स पे ये जो वेपर प्रेशर है डिपेंड करता है, आपको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। किन किन फैक्टर्स पे वेपर प्रेशर जो है लिक्विड सॉल्यूशंस का डिपेंड करता है वो हमने देखने हैं। अब जो फर्स्ट फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, वो होता है हमारा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का कैसा नेचर है वो भी डिसाइड करेगा कि जो वेपर प्रेशर होगा कितना कम होगा कितना ज्यादा होगा। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट की अगर आपस में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं पहले इसको यही लिखती हूँ, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में इंटरेक्शंस, या कह दो कि सोल्यूट की दूसरे सोल्यूट मॉलिक्यूल के साथ, सॉल्वेंट के दूसरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ, या आपस में जो इनकी इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस है, बहुत स्ट्रांगली ये बाइंडेड है एक दूसरे से। स्ट्रॉन्गर द इंटरेक्शंस बिटवीन कंपोनेंट्स। अब खुद सोचो कि एक सॉल्यूशन है, इसमें कंपोनेंट्स बहुत आपस में बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा या इंक्रीज,
ये आपस में बहुत स्ट्रांगली बाइंडेड है, ठीक है। जब ये स्ट्रांगली बाइंडेड है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो यहां क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्गर द इंटरेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स द लोअर विल बी रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का रेट उतना ही कम हो जाएगा। और जब इवेपोरेशन ही नहीं होगी, इवेपोरेशन ही बहुत कम हो गई, तो वेपर्स भी तो कम होंगे, और वेपर्स कम होंगे तो वेपर प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर है किसकी वजह से, वेपर्स की वजह से ही है ना। तो जब मैंने रेट ऑफ इवेपोरेशन ही डिक्रीज कर दिया है तो वेपर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और रेट ऑफ ये जो वेपर्स है वो कम होंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेसर विल बी वेपर प्रेशर, ठीक है। ये है फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट द वेपर प्रेशर। ये बहुत इजी टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है राउल्ट्स लॉ, बट इजी है। इसके अंदर राउल्ट्स लॉ पढ़ना है पूरा, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। तो मैं इसको पार्ट्स में ही बनाऊंगी इस टॉपिक को। तो इसको इजी है, इतना मतलब इसको देख के बर्डन नहीं लेना कि इतने सारे इसके अंदर पार्ट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो बहुत इजी टॉपिक है। नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसे गवर्न करते हैं वेपर प्रेशर को, कि इनकी आपस की इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी तो वेपर जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम हो जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि जो वेपर्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। और इसमें यहाँ पे ना, चाहे पूरा लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो, स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर, मॉलिक्यूल्स के बीच की है ना, तो इंटरमोलिकुलर लिख लो, इंटरेक्शंस। सेकेंड फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है जो वेपर प्रेशर, वो है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर, यहाँ पे इंटरेक्शन चाहे स्ट्रॉन्ग है जैसी भी है, मैं इनको हीट कर रही हूँ, हीट दी जा रही हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रही हूँ। एक इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हो, 2 ग्लास में पानी लिया या किसी भी कंटेनर में, एक कंटेनर को आपने रूम टेम्परेचर पे रख दिया, एक को आपने हीट होना रख दिया। अब जिसको हीट होना रखा है वो जल्दी वेपोराइज होगा, उसी में से तो वेपर ज्यादा बनेंगे ना। रूम टेम्परेचर वाला तो ग्लास में बहुत ही मिनिमम जो है इफेक्ट पड़ेगा उस पर रूम टेम्परेचर का। वो भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है, सर्दियों में रखोगे तो नहीं होगा कुछ भी, गर्मियों में रखोगे तो कुछ ना कुछ उसके जो परसेंटेज है उस पर फर्क पड़ेगा, बहुत मिनिमम। लेकिन अगर आप उसको गैस पे हीट कर रहे हो, फ्लेम पे हीट कर रहे हो, गैस फ्लेम पे, तो वो वेपर्स में बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन उस केस में क्या होगा, इंक्रीज, वेपर्स इंक्रीज और वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाला मैं लिख देती हूँ इसको क्लियर करके। तो सेकंड फैक्टर क्या था हमारा, टेम्परेचर। टेम्परेचर वाले में क्या लिखोगे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे द रेट ऑफ इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। और रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा मींस वेपर्स उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, यहां पे लिख लो, हेंस वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। ये तो पता है ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जितना ज्यादा प्रेशर या जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये तो पढ़ लिया हमने वेपर प्रेशर होता क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन का, उनको कौन कौन से फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं। बट राउल्ट्स लॉ में जो बात होती है, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करते हैं, वहां पे हमारी सारी बात किसके ऊपर होती है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अभी मैंने कंपोनेंट्स लिखा था वर्ड, जो स्टार्टिंग टॉपिक कराया था अभी। कंपोनेंट्स कौन से हैं सॉल्यूशन के, सोल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट में
सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा, हमारे जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वहां पे वेपर प्रेशर पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा अब वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑन वेपर प्रेशर। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अगर प्रेजेंट हो किसी लिक्विड में तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। पहली बात तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल वो होते हैं वो लिक्विड्स जो इजीली वेपराइज हो जाए, इजीली वेपराइज, जैसे एसीटोन। नेल पेंट रिमूवर यूज करते हो ना, नेल पेंट रिमूवर गर्ल्स यूज करती है, ठीक है, भी कहीं ना कहीं वो यूज हो जाता है एसीटोन। तो एसीटोन उसके अंदर होता है, नेल पेंट रिमूवर के अंदर भी। तो ये क्या होता है, अगर इसको खुला रख दोगे तो ये इजीली वेपराइज हो जाएगा। खाली मिलेगी आपको बोतल, उसको रख दोगे ना, उसको रख दिया, जैसे आपने मान लो रात को खुला रख दिया, सुबह तक वो बोतल आपको खाली मिलेगी। वो इतना वोलेटाइल होता है, इजीली वेपराइज हो जाता है। और एक होते हैं नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जो वेपराइज होंगे ही नहीं, मतलब जिनकी वेपराइज होने की टेंडेंसी बिल्कुल ना मात्र है, जैसे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन वेपराइज नहीं होता। हनी, हनी देखा है वेपराइज होता हुआ? नहीं, वेपराइज नहीं होता। तो ये होते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल ऐसे लिक्विड्स जो इजीली वेपराइज हो जाए, जो रूम टेम्परेचर पे भी वेपराइज हो जाए, इवन एट रूम टेम्परेचर, इवन एट रूम टेम्परेचर। और नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं, जिनको हीट करोगे तब भी वो वेपराइज नहीं होंगे। अब वेपर प्रेशर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वेपराइज हो गए, मतलब यहां वेपर्स बनेंगे, और वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। बात समझ रहे हो ना क्या कह रही हूं मैं। जो चीज वेपराइज हो रही है वही तो वेपर देगी ना, और वेपर जितने ज्यादा होंगे उतना ही वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। यानी यहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गया, इंक्रीज। तभी ये सारा हुआ, वो इजिली वेपराइज हुआ, वेपर ज्यादा बने, वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ। इजिली वेपराइज होने का मतलब इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब हमारे पास लिक्विड के अंदर क्या था, एक वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट था, और वो वोलेटाइल कंपोनेंट हम सोल्यूट मान के चल रहे हैं इस केस में। ठीक है, ये अलग केस है। अब ये दूसरा केस, केस सेकंड में क्या है, हमारा सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मैंने कहा है डू नॉट वेपराइज, वेपर्स बनेंगे ही नहीं। अब वेपराइज नहीं हुए तो वेपर्स भी नहीं होंगे, और वेपर्स नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अगर किसी का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो चुका है, इट मींस उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो चुका है, कम हो चुका है। पहले तो ये दो चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, दो बातें जो मैंने बताई हैं अभी, कि एक वोलेटाइल के केस में जो वोलेटाइल लिक्विड होता है वो क्या होता है, इजीली वेपराइज होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। ये बात याद रह गई तो सारा अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि वेपराइज जल्दी हो रहा है। वेपराइज जो चीज जल्दी हो रही है, इसका मतलब उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, ज्यादा है। रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है तो वेपर्स भी ज्यादा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज। किस केस में, वोलेटाइल के केस में, इसके केस में वोलेटाइल। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे भी वेपराइज हो जाएंगे। और नॉन वोलेटाइल जो जल्दी, मतलब जल्दी क्या, जो वेपराइज होते ही नहीं है, वेपराइज नहीं होंगे, यानी वेपर प्रेशर इसका कम हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये ईवी इवेपोरेशन लिखा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गया, कम हो गया। हुआ क्यों है ऐसा, ठीक है, अगर ये डाल भी दिया इसके अंदर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स कर भी दिया, तो वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है, वो ही यहाँ हमने पढ़ना है। पेपर में टॉपिक नहीं आता है कि इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ, लेकिन ये इंडिविजुअल ना आके पूरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में इसी की बात है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्यों हो रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्यों हो रहा है। तो वो सारों में यही बात ही अप्लाई होनी है, यही कंसेप्ट लगना है, तभी मैंने ये टॉपिक कराया है, राउल्स लॉ से पहले और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से पहले, और है भी स्टैंडर्ड बुक्स में ये पहले ही होता है। तो वेपर प्रेशर
हमने फोकस किस पे करना है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पे, कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर कम क्यों हुआ। ठीक है, इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिनन है ना, सरफेस फिनोमिनन होता है। अब ये एक बीकर है, बीकर के अंदर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। वोलेटाइल कौन सा ले लिया हमने, मैं पहले इसको क्लियर कर दूं, ठीक है, इतनी बात आप नोट करके रखो। इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है, सरफेस फिनोमिनन है, मतलब सरफेस पे ही ये होता है प्रोसेस, बल्क में नहीं होता। ये एक बीकर है और इस बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और सॉल्यूशन के पता है दो कंपोनेंट है, एक है सोल्यूट और एक है सॉल्वेंट। और इनका ये भी याद रखना, मैंने बता रखा है कि सोल्यूट को हमने हर जगह डिनोट करना है 2 से या फिर बी से, जो भी सबस्क्रिप्ट जो भी नंबर इसके लिए लिखोगे 2 या बी लिखोगे, और सॉल्वेंट के लिए 1 या फिर ए। ठीक है, ये है हमारा वोलेटाइल। अब तक बात जो हो रही थी वो वोलेटाइल की हो रही थी, जो पिछला टॉपिक था कि लिक्विड्स दोनों ही वोलेटाइल है, ये भी ये भी। लेकिन अब क्या कर दिया हमने, इसको नॉन वोलेटाइल मान लिया। ठीक है, सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल हो गया। अब वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब सॉल्यूशन है यहाँ पे, सोल्यूट भी है उसके अंदर, सॉल्वेंट भी है। मैं सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ब्लू कलर से दिखाऊंगी यहाँ पे, और सोल्यूट पार्टिकल्स को ब्लैक से। अब ये पहले इसके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मान लो इतना ये लिक्विड प्रेजेंट है, इतना, ठीक है, बड़े बड़े कर देते इसको। रैंडमली मैंने कुछ भी मतलब कहीं पे भी ये डॉट्स बना दिए कि ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इन्हीं के इन बिटवीन क्या होंगे, सोल्यूट पार्टिकल्स। जो इन बिटवीन है, सरफेस पे भी तो ऐसे ही होगा ना, ऐसे तो नहीं है सरफेस पे कुछ और बन जाएगा जाके, तो जो ये है ये यहाँ सरफेस पे भी तो प्रेजेंट होंगे ना। अब ये देखो, सरफेस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है, और इवेपोरेशन होनी भी सरफेस से ही है। ये मैंने कहा है नॉन वोलेटाइल है, ब्लैक कलर से इसको डिनोट किया ना, ये नॉन वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल ऐसे नहीं होगा कि एक पार्टिकल इसका, वो तो रैंडमली मिक्स है, ये तो मैंने वैसे समझाने के लिए बनाया कि सरफेस पे जितने पार्टिकल्स हो सकते थे, 100% पार्टिकल्स से जो इवेपोरेशन होनी थी, अब मान लो उसमें 40% क्या आ गए, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, बचे कितने, 60% ही बचे ना, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना। जो 100% इवेपोरेट होना था सरफेस से, अब क्योंकि वहां पे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स आकर बैठ गए हैं, वो तो वेपराइज नहीं होंगे। बचे कितने, सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट ही बचे ना, वो कितने बचे, 60%। तो अब इवेपोरेशन का रेट कितना हो गया, 60%, पहले कितना था, 100%। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हो गया डिक्रीज, और अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, या फिर व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। मैं यहां लिख देती हूं इसको, व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is present in the solution, the rate of evaporation decreases, hence vapor pressure also
डिक्रीजेस। और इवेपोरेशन क्यों डिक्रीज हो रही है, ये मैंने आपको रीजन बता दिया। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, और सरफेस पे जब हमारे पास आ गए सोल्यूट पार्टिकल्स जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो इवेपोरेशन का रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ये टॉपिक यहाँ पे हमारा खत्म। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे राउल्ट्स लॉ, ये उसी की स्टार्टिंग है, तभी ये कराना जरूरी था। तो आज यहीं पे एंड करते हैं इस क्लास को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।